फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश है जो हम एमएसएमई को लेकर आए हैं और आज हम इस पे चर्चा करेंगे। कहा यह जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान के साथ साथ भारत एक ऐसा देश भी है जहां पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का बोलबाला है। सिर्फ इकलौती यही एक ऐसी चीज है शायद जो चाइना हमसे थोड़ा आगे निकल गया, हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ गई। कुल मिला के हौसलों में, ताकत में, टेक्नोलॉजी में, अकल में, सब चीज में हम आगे हैं। बस थोड़ी सी प्लानिंग अगर हम करें तो शायद एमएसएमई के अंदर बहुत आगे निकल सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी एमएसएमई है या ऐसा डिवीजन है जो लघु उद्योग है, मैं मानता हूं कि बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल ठीक है और इसका क्रेडिट एक शख्स को पूरी तरह से दिया जा सकता है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एसएमई डिवीजन को देखते हैं, जिनका नाम है अजय ठाकुर। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे आज बातचीत करके बहुत मज़ा आएगा। और इस एमएसएमई डिवीजन की देश की दो ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने दम पर अपने आप को खड़ा किया, प्रूव किया, वो भी आज उनकी मैनेजमेंट भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं। और पहले तो मैं उनका परिचय आपको दे दूं। इंडियन रॉयल्स के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आनंद बख्शी जी, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी गुप्ता जो कि डायरेक्टर हैं एसबीसी एक्सपोर्ट्स के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये दो देश की और ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने दम पर ये प्रूव किया कि देखो बिजनेस कैसे खड़े किए जा सकते हैं, चलाए कैसे जा सकते हैं। कुछ दिक्कतों के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिरकार भारत किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि अजय ठाकुर जी वो हैं कि पूरी इंडस्ट्री में जिनके नाम का इनका डंका बजता है। और एसएमई में तो ये कहा जाता है कि बस ठाकुर जी तक अगर बात पहुंच गई तो आपका काम खत्म, फिर आपको ज़्यादा सुनना और बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बात, क्योंकि मेरे को 13 साल हो गए बिजनेस जर्नलिज्म में, और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी बता सकता हूँ। और मैं कल परसों जब मैं किसी से बात भी कर रहा था तब भी मेरे को उसने कहा, मैंने उनसे कहा, मैं कहा अजय ठाकुर जी का ना लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल देखा तो ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री में सिर्फ एक ठाकुर वर्ड का इस्तेमाल अब इस्तेमाल कर दो, समझ में आ जाएगा किस ठाकुर की बात हो रही है। तो एक शोले के ठाकुर मशहूर थे और एक अजय ठाकुर मशहूर है तो दो ठाकुर हैं हमारे साथ। अजय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपसे शुरुआत करूंगा, फिर मैं जरा बख्शी जी पे भी आऊंगा और गोविंद जी पे भी आऊंगा। आपको मैं ये क्रेडिट भी दे सकता हूँ, इसके लिए थैंक यू भी कर सकता हूँ, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा भी कर सकता हूँ। फाउंडर इंडिया से हम एप्रिसिएशन भी आपके पास आ सकते हैं कि आप इकलौते ऐसे शख्स हैं जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रहते हुए एसएमई को समझा, जहां पे लिस्टिंग कंपनीज के दाएं बाएं रेट चलते हैं, उनका एक्सपेंशन दिखता होगा, फिर भी आपने सोचा कि नहीं, एसएमई और एमएसएमई एक बड़ा डिवीजन है इस देश का, इनको लिस्ट करवाना और इनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फर्ज बनता है। पहले तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ठाकुर साहब, आपने 200 से ज्यादा कंपनियां इस एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करा दी। मैं आपकी एक इस जर्नी के बारे में पता करना चाहता हूं कि ये कैसे एक तो शुरू हुई, कहाँ पे आप फंस रहे थे, कहाँ पे आपका मनोबल लगा कि चीजें खराब भी हो सकती है, और कहाँ पे आपको एनकरेजिंग लगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है और अभी भी बहुत स्कोप है। मेरे को आप इस पूरी जर्नी को जरा आप संक्षेप में बता दीजिए। डीपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया। बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। थैंक यू सर। ये देखिए, कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। यस। तो ये एसएमई प्लेटफॉर्म भगवान की कृपा से और आप सभी लोगों के सहयोग से ये एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म साबित हुआ। और क्योंकि प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल हो गया तो लोग हमें जानने लग गए। लेकिन उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लघु और मध्यम इकाइयों को, जिन्होंने हमारे में जो है भरोसा अपना जताया, और उन मर्चेंट बैंकर को जो हमारे साथ एसोसिएट हुए, वो सारे मार्केट मेकर्स जो हमारे साथ एसोसिएट हुए, और उन्होंने अपनी कंपनी को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे सूचीबद्ध किया और आज उसे इस ऊंचाइयों पे लेके गए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो मैं आपको करेक्ट भी करना चाहूँगा कि 200 कंपनियां नहीं, आज के दिन में बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे 331 कंपनी सूचीबद्ध हो चुकी है। हाँ, नहीं सर, 271 तक का मेरे पास आंकड़ा था लेटेस्ट, आप लेकिन अब 331 बता रहे हैं तो बहुत ही बेहतर। तो और भी 331। हाँ, अभी जहाँ तक ये बीएसई की बात है,
अगर आप बीएससी की पूरी इतिहास देखें तो हम पहले जो है यहाँ पे लघु और मध्यम इकाइयों को भी हम यहाँ पे निबंधित करते थे। रिलायंस जिस समय आई थी एक छोटी कंपनी थी, जिस समय इन्फोसिस आई थी एक छोटी कंपनी थी, इसमें बहुत सारी छोटी इकाइयां पहले आकर के अपने को यहाँ पे निबंधित की और उन्होंने 30 साल 35 साल 40 साल में बहुत बड़ी कंपनियों के रूप में परिणत हुई। लेकिन धीरे धीरे हमने ये भी देखा स्टॉक एक्सचेंज में कि कुछ गलत चीजें भी हुई, कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी आए जिनमें इन्वेस्टर्स ने पैसे लगा के खोए भी। तो धीरे धीरे जो है जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज है उन्होंने इसकी जो नियम कानून थे उसको काफी ज्यादा उसमें सख्ती बरती और समय के साथ ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद लघु और मध्यम इकाइयों के लिए स्टॉक एक्सचेंज बना ही नहीं। उनको अगर आना है तो पहले उनको बड़ी कंपनी के रूप में परिणत होना पड़ेगा और तभी वो जो है अपने आप को निबंधित करने के बारे में और इन्वेस्टर्स को लाने के बारे में सोचें। तो ये 2010 में ये डिमांड आई थी। 2009 में भी काफी लोगों ने, जो लघु और मध्यम इकाइयों के जो संगठन थे, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय उनको उन्होंने ज्ञापन दिया कि भाई हमें जो है लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक जो है अलग स्टॉक एक्सचेंज होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी की गठन की गई। उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिस्टर नायर, उनके अंतर्गत एक कमेटी की गठन की गई और उस कमेटी का ये रिकमेंडेशन था कि एक एसएमई स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाए। और उसके लिए उन्होंने सेबी को ये रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जो है एक एसएमई एक्सचेंज की निर्माण करें। और 2010 में अगर आप देखें तो मई और अप्रैल में जो है सेबी ने इसके नियम लाए और स्टॉक एक्सचेंजेज और दूसरी संगठन को कहा कि आप लोग जो है एसएमई प्लेटफॉर्म या एसएमई एक्सचेंज बनाए। क्योंकि बीएससी का इतिहास है, बीएससी ने इस देश में ये इक्विटी का कल्चर लाया, तो हमने जो है पहले ये पहला कदम उठाया कि एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए हम स्टॉक एक्सचेंज बनाए। और इसके लिए हमने सेबी में जो है आवेदन दिया और सेबी ने हमें इस बात की जो है इस बात के लिए हमें जो है अप्रूवल दिया कि हम जो है ये एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सके। और फिर हम 13 मार्च 2012 को जो है पहली एसएमई प्लेटफॉर्म हमने इस देश में लाया। काफी कठिन दौर था क्योंकि जो नियम कानून इस तरह थे कि इस तरह के नियम कानून पहले किसी मर्चेंट बैंकर ने जो है एक्सपीरियंस नहीं किया था। और हमें जो है पीछे भी अगर आप देखें तो एसएमई एक्सचेंज के रूप में ओटीसीआई आई थी और वो बुरी तरह से फेल कर गई थी। और इसके चलते जब भी हम कहीं पे जाते थे तो ये लोगों से हमें सुनना पड़ता था कि जब ओटीसीआई ऐसे ही नियमों के साथ नहीं चल पाई तो आप कैसे चल पाएंगे। तो काफी ये मुश्किल भरा दौर था और जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट बैंकर थे वो भी काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको फी जो था वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। तो हमने एक पूरा नया इकोसिस्टम क्रिएट किया। अगर आप देखें एसएमई प्लेटफॉर्म को तो एक पूरे नए सेट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स और मार्केट मेकर्स यहाँ है। ये लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे जो बड़ी कंपनियां हैं उसके लिए काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ही ज्यादातर काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे हम लघु और मध्यम उद्योगों को भी इसके साथ जोड़ते गए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अभी तक विगत 7 सालों में हम करीब करीब जो है 30 से 31 हजार प्रोमोटर से मिल चुके हैं। लघु और मध्यम उद्योगों के 30 से 31 हजार प्रोमोटर से मिल चुके हैं। 2200 से ज्यादा हमने सेमिनार किया और समझिए कि करीब करीब जो है इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम करीब करीब 86 वेबिनार कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इकाइयों के पास पहुंचे, लेकिन देश में आपको जैसे कि पता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कम है और लोग बैंक्स तो समझते हैं लेकिन इक्विटी कल्चर जो है अभी भी इस देश में लोगों को पता नहीं है, लोग नहीं समझते हैं। और दूसरा एक जो फियर फैक्टर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, एक डर का भावना रहता है कि शायद लिस्टिंग करने के बाद जो है उनको जो है बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, शायद उनकी कंपनी टेक ओवर हो जाएगी, या अगर उनके जो क्लाइंट्स हैं जो जिनके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिल जाएगी और वो क्लाइंट्स खो बैठेंगे। इस तरह की जो भावनाएं हैं वो उनमें है और जिसके चलते वो जो है लिस्टिंग करने की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस देश में बहुत बड़ी व्यवस्था है लघु और मध्यम इकाइयों की। और मेरे ख्याल से अगर इस देश में जैसे अभी तक बीएससी की अगर बात करें तो टोटल कंपनियां जो अभी तक हमारे पास सूचीबद्ध है वो 4800 है, 4800 है। लेकिन इस देश में जो है बैंडविड्थ अगर आप देखें जहाँ पे लाखों और करोड़ों इकाइयां हैं तो मेरे ख्याल से अभी तक बीएससी में कम से कम 50,000 कंपनियां जो है निबंधित होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से विश्व में
बीएसई जो होनी चाहिए थी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन विश्व में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाया है। लेकिन हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि 7 साल पहले हम स्टॉक एक्सचेंज कभी जाता नहीं था। हम एज ए रेगुलेटर काम करते थे, जो जिनको लिस्टिंग करना होता था वो हमारे यहाँ आते थे। अब हम जो है वो कहते हैं ना, प्यासा कुआं के पास नहीं जा रहा है, कुआं ही प्यासा के पास जा रहा है और उनको कह रहा है कि आप जल ग्रहण करें। ये इंटरेस्टिंग है सर, ये आपने अच्छी बात रखी और मैं आपके हौसले को मैं दाव भी देता हूँ कि ये बात सच है कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट तक लिमिटेड है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी कॉर्पोरेट्स तक भी है। जैसे भी आपने कंप्लायंस का एक एग्जांपल बताया कि लिस्ट हो जाएंगे तो फिर पता नहीं कोई हम अलग ही ओरा में अलग ही चीज़ों में ना आ जाएं, ये बहुत हद तक वहाँ पे डिफिकल्टीज है। लेकिन हाँ, आपने पहली लड़ाई जीती है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई दूंगा। और आगे अब आपने ये इनिशिएटिव बीड़ा उठा लिया कि मैं अब एसएमई को इस देश के, वैसे भी अब सबसे बड़े ही हो, लेकिन इसको और बड़े पैमाने पर इसको किया जाए, इसको लेकर जो आप कर रहे हो इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। मैं आपसे सर 3-4 सवाल जरा और भी लूंगा। पहला, कितनी कंपनियां हो जाएंगी अगले 5 साल में, रोड मैप। दूसरा, इसके फायदे क्या होते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर बीएससी की योजनाएं क्या है। मैं तीनों सवाल आपसे एक एक करके आऊंगा आपके पास, लेकिन 2 मेहमान मेरे साथ और हैं, मैं एक बार उनका भी जरा वापस से आपको परिचय दे दूं और एक बार मैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर आनंद बख्शी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आनंद रेयॉन्स के। बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो आज आपने समय दिया हमको अपने व्यस्त शेड्यूल में से ही। सर, 2 युग हो गए, हालांकि आदमी का एक छोटी सी लाइफ के अंदर कभी युग परिवर्तन नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि कोविड-19 से पहले वाला युग अलग था, कोविड-19 के बाद वाला युग धीरे धीरे अब अलग बन रहा है। इससे पहले सिचुएशन क्या थी? एज एन इंडियन रेयन का मैं एक जर्नी के तौर पर पूछूं तो आपने कैसे इसको शुरू करके और लिस्ट करवाने के बाद आपको कितना बेनिफिट होता है या कितनी चीजें बदल जाती हैं? मैं आपका थोड़ा निजी एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। ये हम सब लिटरेसी वाले हैं, किताबों में पढ़ने अलग बात है, आपने ग्राउंड पे देखा है, तो वो आपका एक्सपीरियंस मेरे ज्यादा काम आएगा। सर, 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक है इंटेंट और दूसरा एक्यूमेंट। आदमी का अगर इंटेंट क्लियर है, आज बीएसई प्लेटफॉर्म पे 15 करोड़ से कम की कैपिटल की जो कंपनीज हैं उन्हीं को लिस्टिंग की परमिशन मिलती है। अगर छोटी साइज का आईपीओ अगर लेके आ रहे हैं और उतने पैसे में ही अगर संतोष मान लेना है, जैसे ठाकुर साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हैव कम टू द शेयर मार्केट, और लिस्टिंग के लिए हर किस्म के लोग आए हैं, हर किस्म के एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया एडवांटेज लिया है जैसा हमने लिया है, एंड फ्यू पीपल यू नो ये जो लिस्टिंग है बीएसई के प्लेटफॉर्म पे, ये एक लंबी रस्सी है। या तो रस्सी पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हैं या फिर आप यू कैन हैंग योरसेल्फ, द चॉइस इज योर्स। तो सब 2 चीजें बहुत जरूरी है कि जिनका इंटेंट क्लियर है, इंटेंट इज इंटेंशन, इट इज अ राइट प्लेस फॉर देम। दूसरा, एक्यूमेन। जिस जिस एंटरप्रेन्योर को, जिस प्रमोटर को अपने एक्यूमेन पे या अपनी टीम के एक्यूमेन पे भरोसा है कि आज की तारीख में हम लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी आ जाए तो हम लोग इससे 2, 3, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। तो बॉम्बे ये जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, इट इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक अस। आज हम पहले वी स्टार्टेड ऑफ एज अ पार्टनरशिप फर्म, छोटा मोटा टर्नओवर करते थे, और लिस्टिंग के बाद समझिए कि जो जीएसटी आया, जीएसटी वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पीपल लाइक अस। जीएसटी के बाद समझिए कि जो हम लोग तो केवल कॉर्पोरेट्स के साथ डील करते थे, हमारे सप्लायर्स कॉर्पोरेट थे, बट द एंड यूजर्स, यू नो, द पीपल हु यूज्ड टू ऑपरेट एट ग्रास रूट लेवल, वो लोग हर किस्म की प्रैक्टिसेस को अपनाने थे, एंड वी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अ वेरी बिग थैंक्स टू जीएसटी, जिसके कारण 99% इरेगुलरिटीज रेगुलराइज हो गई है। वैसे ही समय में हम लोग आईपीओ लेके आए, जो फंड की अवेलेबिलिटी थी, अ बिग थैंक्स टू द मार्केट कि फंड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास है, और हमने करीबन 12.5 करोड़ का आईपीओ हम लेके आए थे। वो हम लोग ये समझ के चलते हैं, हमने नर्सरी में एडमिशन लिया है,
आगे जाके अगर आप जैसे की वेल विशेस रही, इसके हाँ। पीछे 3-0 लगा हुआ IPO भी हम लोग लेके आएंगे। सो सर वी हैव हमारी जस्ट एंटर्ड। बेस्ट विशेस भी है, हमारी उम्मीद भी है, और ये मैं बोलूंगा कि ये अब हमारा भी एक सपना है कि हम इंडियन रियोन्स को बहुत बड़ा होता हुआ देखें। ये सिर्फ एसएमई ठीक है, आपने एडमिशन है, लेकिन आप बड़ी कंपनी के तौर पर रहें, लिस्टेड बड़ी कंपनीज में आप शुमार हो जाएं। हमारी बहुत बहुत बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है हमारी। थैंक यू ठीक सो है मच सर। बख्शी जी, मैं एक चीज ना आपसे मैं थोड़ा कैटेगोरली पता करना चाहूंगा, क्योंकि आपने अब जीएसटी का भी जिक्र किया, लिस्टिंग का भी जिक्र किया। इससे पहले, क्योंकि सारी एसएमई को एक चीज की हमेशा जरूरत होती है, हमेशा हौसला उनके पास जी बहुत होता है, अकल होती है, इंटेलिजेंस होती है, टीम भी होती है, लेकिन हमेशा वो मार खाते हैं फंड्स के से, जी पैसे की दिक्कत, ऑपरेशनल कॉस्ट, एक्सपेंशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये अलग अलग तरह की चीजों से है। ये आईपीओ लिस्ट होने के बाद जो पैसा आता है, इस जी पैसे से और जो पहले क्रेडिटर्स का पैसा आता था या आप मॉर्गेज से कुछ रेस करते थे, उसमें कितना बड़ा फर्क आप देखते हो एज एन एंटरप्रेन्योर? सर ये समझिए कि कंपनी को प्रैक्टिकली जो मार्केट क्रेडिट है, वो खर्चा आपका सीधा सीधा बच जाता है। ओके। यू आर यू गेट फंड्स फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। वो फंड्स आने के कारण आपके जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं या ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, जिनसे कुछ ना कुछ फंड कैरिंग कॉस्ट लगी रही होती है सबको, सर उससे आदमी बच जाता है। दूसरा, एक मार्केट अपना वैल्यूएशन कर रहा है। एक बार हम लोग आईपीओ लेके हमने शेयर्स फ्लोट किए मार्केट में, उसके बाद अवर रोल प्रैक्टिकली इट इज जीरो। इट इज द मार्केट दैट वॉचेस अस, इट इज द मार्केट दैट इवेल्युएट्स अस। और जितने भी पेपर वर्क होता है या जितने भी आरओसी वगैरह के कॉम्प्लायंसेस वगैरह होते हैं या स्टॉक एक्सचेंजेस के, तो वी रिमेन एक्यूरेट रहने से हमें खुद को, यानी मेजोरिटी लोग सब जो इन दी पास्ट लोगों को जो तकलीफ आई हुई है कि पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं है, या समझिए कि दैट इज बिकॉज दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड रहने से आदमी को खुद को ही पता नहीं चल रहा है। केवल टू एट द एंड ऑफ द ईयर वो हिसाब किताब देखता है, तब जाके पता चलता है। जो छोटे लेवल के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल पीपल लाइक अस, जो बिल्कुल। who make small turnovers and who operate on a very small scale, एसएमई सेगमेंट वाले। तो साहब ये समझिए कि ये आईना दिखाने वाली बात है खुद को, कि हर 3 महीने में या हर 6 महीने में, बिकॉज वी हैव टू पुट अप रिजल्ट्स, वी स्टार्ट सीइंग देम आवरसेल्व्स। ये चेक करते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, and we get a very good scope to stand ourselves corrected. ग्रेट, बहुत बढ़िया बख्शी जी। आपकी जो लर्निंग है, एक्चुअली मैं बोलूँगा कि जो एंटरप्रेन्योर नए हैं या जो एसएमई या लघु उद्योग में ही हैं, उनके लिए आप एक जी मिसाल हो। आपकी जो एक लर्निंग्स हैं, आपकी जो ये बातें हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रेरणादायक जिसको कह सकता हूँ मैं कि वो हैं। मेरे साथ गोविंद जी भी हैं, एक बार मैं जरा उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ, एसबीसी एक्सपोर्ट्स के। गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पता कर रहा था ना गुप्ता जी, तो मेरे को ये पता लगा कि एक मिर्जापुर से आपने कारपेट का काम किया, हालांकि उसमें आप काम छोटा नहीं था, आपका काम वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन एकाएक आप गारमेंट में भी आ गए, आप आईटी में भी हो। ये रेयर मिलता है कि कारपेट, गारमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो गुप्ता जी आप? नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार नमस्कार सर। आनंद जी। नमस्कार अजय सर। डिम्पी जी, सारी चीजें हो जाती है, टीम वर्क है हमारा ऊपर। और हम लोगों ने कारपेट से शुरुआत की थी जरूर। आज की डेट में कारपेट्स का उतना हमारा एक्सपोजर नहीं है, बिकॉज क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अब कारपेट्स में पहले हम लोग हैंडमेड कारपेट्स पे ज्यादा फोकस रहता था, और अब हैंडमेड कारपेट्स की जगह मशीन मेड कारपेट्स ने ले ली है, और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स ज्यादा मार्केट्स में आ रही हैं। तो सेम इंडस्ट्री है डिम्पी जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बोथ आर सेम इंडस्ट्रीज। हम कारपेट से गारमेंट्स में आ गए हैं, और आईटी में भी हम 2011 से ही ट्राई कर रहे थे एंटर होने का, जब से कंपनी फॉर्म हुई थी हमारी। 2015 में हम एंटर किए थे आईटी बिजनेस में, और हमारे पास आज की डेट में करीब 300 करोड़ रुपए के से ज्यादा के वर्क ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के। ग्रेट, बहुत बढ़िया।
बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अजय सर को, जिन्होंने मिर्ज़ापुर, मतलब मैं, आप यू कैन इमेजिन कि मैं मिर्ज़ापुर से आके कंपनी लिस्ट कराया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। हमारे शहर की ओनली वन कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इस करंट टाइम में, और ये सब लिटरली में मतलब बीएससी एसएमई की ही देन है। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब और इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। अजय सर से मैं मतलब गुजारिश करूंगा कि इसको और लेके जाएं, जैसे हम जैसे लोगों को और ज़्यादा मौका मिले। हाँ, नहीं सर, ये तो गुप्ता जी मेरा भी मानना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप एसएमई डिवीजन में हो तो सिर्फ एक बार ठाकुर का नाम बोल दो तो आपको समझ में आ जाएगी बहुत सारी चीजें। और दूसरा, इनका तो नाम ठाकुर के अलावा अजय भी है, अजय मतलब जिसको कोई जीत ही ना पाए, अब तो और खतरनाक कॉम्बिनेशन में है। और दूसरा, ये एक ऐसे डिवीजन में है कि जिसमें आप जैसे कंपनीज का सहयोग मिल गया जो एक्चुअली मेहनत करके इस देश को खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी कंपनीज पे ना हम जब बात करते हैं, देखते हैं, तो हमको थोड़ी सी एक ग्लानी भी होती है। ग्लानी ऐसी होती है, जैसे आईटी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, उनका बिजनेस ठीक है, यूएस से आता है, सब कुछ है, लेकिन वो हायरिंग भी बहुत सारे लोगों की बाहर ही करते हैं, वो ग्राउंड पे लोगों को मौका ही नहीं दे पाते। लेकिन आप एसएमई के अंदर ऐसी कंपनीज होती है जो टिपिकली लेबर इंटेंसिव होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों को आप रोशन करते हैं। और मेरे को बहुत खुशी है इस चीज को समझते हुए कि इतने चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी आप किसी तरह से डटे हुए हैं और लोहा ले रहे हैं। सिर्फ ये बीमारी नहीं है, चाइना है, पॉलिसी है, गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप रोज रूबरू होते हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि चीजें कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म होती हैं। मेरे को गुप्ता जी बस एक चीज आपसे और पता करनी है, जैसे आपने अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया, ये टिपिकली जो मीडियम साइज कंपनीज हैं या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, एसएमई हैं, क्या ये जरूरी होता है कि थोड़ा बिजनेस हम बांट लें? जैसे कि मान लो हम कारपेट में भी हैं, हम थोड़ा इनऑर्गेनिक कपड़ों में भी आ जाएं, थोड़ा शूज में भी आ जाएं, ताकि एक इंडस्ट्रीज में जब कोई दिक्कत आए तो उसमें हम पूरा मर ना जाए, थोड़ा बच जाएं। ये कितना जरूरी होता है सर? ये बहुत ज़रूरी नहीं होता है अगर आपने प्रॉपर कर रहे हो। वो तो क्या होता है कि आपका एक्सपोजर जहाँ पर ज़्यादा हो आप वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि काम करना ही ज़रूरी नहीं होता है, काम को अच्छे से मैनेज करके उससे एक अच्छे पोजीशन तक ले जाना वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 4 काम कर लें और चारों काम में फंस जाएं और कुछ भी ना कर पाएं। तो कंपनीज जो अगर हम प्रॉपर कंपनीज जो एसएमई वगैरह होती हैं जो होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करती हैं अपने बैकअप्स के लिए। तो मेन लाइन से जुड़े हुए अगर कोई साइड में हम एक्सपोजर ले सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं, जैसे कारपेट ठीक से है, हम गारमेंट्स में आ गए। ठीक है, डन, इंटरेस्टिंग। अजय सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। मेरे आपसे 3 सवाल थे जो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपसे वापस पूछता हूँ। पहला सवाल ये था कि आपको क्या लगता है कि कितनी कंपनीज और हो जाएंगी? देखो, आपकी मेहनत पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक रोड मैप होता है कि हाँ, जो बीएससी का एसएमई एक्सचेंज है अगले 2 साल में या 3 साल में 1000 के आंकड़े को पार कर जाएगा। आज 350 कंपनियां करीब करीब आप लेके बैठे हैं सर। देखिए, हमारी जो कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं। हमारी तो कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को लिस्ट करा सकें बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे और उनको फ़ायदे दे सकें। देखिए, हम जो सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, या हम प्रमोटर से 1 टू 1 बात करें या चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात कर रहे हैं, उसमें हमारी एक ही मंशा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को लिस्ट करा सकें। हम तो ये चाहेंगे कि हर साल यहाँ पे 1000 कंपनी लिस्ट हो, कम से कम 1000 कंपनी जो है हर साल लिस्ट हो। लेकिन क्या है, इसमें प्रॉब्लम एक चीज है। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी जम्मू में एक बड़े अच्छे एसएमई कंपनी है, उनसे बात कर रहा था, ठीक है। इसी तरह और भी जगह पे कंपनी से बात कर रहा। अब उनसे हमने 3 बार बात किया, ठीक है। अभी पहली बार उनको हमने पूरी तरह से समझाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे दूसरे डायरेक्टर, उनकी वाइफ थी, फिर वो दोनों बैठे, वो दोनों समझे। अब ऐसा लगा कि वो कंपनी लिस्टिंग के लिए जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि अब मेरे चार्टर अकाउंटेंट भी समझना चाहते हैं। अब चार्टर अकाउंटेंट जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो आउट ऑफ स्टेशन से आएंगे 7-8 दिन के बाद, फिर वो समझेंगे।
अब आप ये जो प्रोसेस है ना, देखिए लिस्टिंग की प्रोसेस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, जो माइंड सेट है प्रमोटर्स का वो ब्रेक करना जो है ना, वो चक्रियों भेदने के समान है। ठीक है, अच्छा अजय सर, अगर वैसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझाना ज्यादा मुश्किल होता है कि ओनर को समझाना ज्यादा मुश्किल होता है? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि चार्टर अकाउंटेंट अलग है या प्रमोटर अलग है, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू होती है ना, तो चार्टर अकाउंटेंट तो एनी उसके फैमिली मेंबर ही बन जाते हैं, तो वो एक पूरी टीम होती है, वो पूरी टीम होती है। आपको पूरी टीम को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, और ये तो संजोग समझिए कि हम कॉन्फिडेंस में उनको ले रहे हैं उनके फायदे के लिए। बीएससी का तो कोई फायदा होना नहीं है इसमें, हम उनके फायदे के लिए ही उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस टाइम है ना, वो काफी ज्यादा है, वो काफी लंबा प्रोसेस है। एक बार वो अजय सर, रेडी हो जैसे अभी आप कॉन्फिडेंस की बात बता ही रहे हैं, तो अगर मैं आपसे सिंपल सीधा सीधा पूछूं कि आप किसी मैनेजमेंट के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, अगर सिर्फ 3 बड़े फायदे उसको गिनवाने हो, वो आपसे बोले कि अजय जी एक काम कीजिए, आप मेरे को सिर्फ 3 बड़े बड़े फायदे गिनवाइए, बस मोटे मोटे फायदे, और तो मैं आपकी शख्सियत से इंप्रेस हूं, आप बॉम्बे से चल के यहाँ तक आए हैं, मैं इसी से ही इंप्रेस्ड हूँ, आप मेरे को बस 3 बड़े फायदे बता दो, तो आप वो 3 बड़े फायदे क्या बताते हो एसएमई के? देखिए 3 जो बड़े फायदे हैं उसमें से सबसे पहला फायदा उनको मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ कि आप जो है, एक चीज आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपकी विजिबिलिटी कितनी बढ़ रही है। आज जैसे मिर्जापुर से गुप्ता जी हैं, ठीक है, आज उनको ये बात कहने में कितना अच्छा लग रहा है कि वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट से अकेली कंपनी लिस्टेड है, और उनके बिजनेस को कितना बड़ा एक्सपोजर मिला, एक ये देखिए। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है, आपकी विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा, आपकी जो बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपकी इक्विटी फंड्स आपकी कंपनी में आती है। क्योंकि ये देश की जो व्यवस्था है, उसमें अगर आप सारी इकाइयों को ले लें तो 99% तो वो बैंक फंडिंग पे या एनबीएफसी फंडिंग पे डिपेंडेंट है, और उनकी बैलेंस शीट जो है इसके चलते काफी ज्यादा जो है उत्पीड़न में है। अब आप इक्विटी फंडिंग जब लेके आते हैं तो उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, उनकी बिजनेस में ग्रोथ होती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है कि क्योंकि डेट इक्विटी की रेशियो सही होती है, तो कैश आउटफ्लो कम होता है, कैश आउटफ्लो कम होता है तो बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है। और अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो हम कहते हैं ना, कंपनी की वैल्यू अनलॉक होनी स्टार्ट होती है। जिस कंपनी की वैल्यू अभी कुछ नहीं थी, उस कंपनी की वैल्यू 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, इस तरह मूव होती है। मैं आपको सीधा सीधा एक एग्जांपल देता हूं। हमने 2016 में एक कंपनी को लिस्ट कराई थी जिसकी टर्नओवर थी उस समय 50 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट थी करीब करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट थी उसकी। अभी 2020 में वो कंपनी माइग्रेट हुई है मेन बोर्ड पे चली गई है। उस कंपनी की टर्नओवर 550 करोड़ हो गई, और प्रॉफिट जो है 138 करोड़ हो गई, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 4000 करोड़ हो गई। तो देखिए, अगर मतलब आप देखिए, हर कंपनी में ऐसी इतनी जबरदस्त नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप समझिए कि एक 8-10 करोड़ में वो कितना फंड रेज कर सकते थे, आज सिर्फ उसके 5% डाइल्यूशन करके वो कितना बड़ा फंड रेज कर सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस साइकिल है ना फंड रेजिंग का, वो यहाँ पे आपको लिस्टिंग के द्वारा एक आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ये 3-4 चीजें हम उनको बताते हैं, जिसपे हमारी ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस रहती है, ज्यादा से ज्यादा जोर रहती है, ताकि प्रोमोटर्स इस चीज से जुड़े। होने के लिए प्रोमोटर के पास कुछ नहीं है, थोड़ी कंप्लायंसेस करनी है बस। लेकिन जो फायदे हैं, वो मेरे ख्याल से मानव जाति में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है जो प्रोमोटर्स को इतने फायदे दिला सके। इंटरेस्टिंग सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो ये 3-4 बड़े बड़े फायदे हैं जो टिपिकली किसी इंडस्ट्री को मिलते हैं, और उसका जीता जाता एग्जांपल गोविंद जी भी हैं और बख्शीश भी हैं, जो दोनों ही आपके सामने अपनी कंपनी की हिस्ट्री बता रहे हैं। बख्शीश जी, एक छोटी सी बात मेरे को आपसे संक्षेप में पता करनी थी, और क्या चाहते हो आप सरकार से या बीएससी से? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मलाल जो रह गया है कि हाँ ये भी आप कर दो तो हमारे को बहुत काम आएगा? आप ये मत कहना कि सिंगल विंडो कर दो, सिंगल विंडो मोदी जी भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए भी। तो कुछ ऐसा बताओ जो प्रैक्टिकली तुरंत हो जाए, और इसमें अजय जी की पैरवी लग जाएगा तो और काम हो जाएगा। अजय जी, ये जो लॉट साइज का क्राइटेरिया है कि द मिनिमम टिकट साइज, द लॉट साइज हैज टू बी मोर देन 1 लाख। सर, इसको यदि आई डोंट नो वेदर यू नो मोर अबाउट द फिजिबिलिटी,
लेकिन ये अगर रिड्यूस हो सके तो द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग दी एसएमई प्लेटफॉर्म, जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स का इसके अंदर एंटर होना बहुत आसान हो जाएगा. That is one request और that is one feeling that I have carried. ये करीबन 1.5 साल हुए हैं कंपनी को लिस्ट हुए. I feel अजय जी आपको मुश्किल में डाल दे बख्शी जी ने ये कह के कि भाई थोड़ा टिकट साइज कम करो, तो ये तो आपके लिए भी धर्म संकट जैसा हो गया. नहीं, it is only a suggestion. I mean, technicalities मुझे इतनी मालूम नहीं है whether it is possible और feasible, लेकिन ये एक इश्यू सर एड्रेस करने जैसा है. अजय जी आपकी राय. देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज का रूल किया है, हम ये नहीं चाहते हैं कि एसएमई प्लेटफॉर्म की जो उम्र हो ना, वो सिर्फ 3-4 साल, 5 साल, 6 साल होकर के रह जाए. हम ये चाहते हैं कि ये एसएमई प्लेटफॉर्म की उम्र जो है ना काफी लंबी हो. जो जितनी भी व्यवस्था इसमें बनी है उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, ईज ऑफ लिस्टिंग जैसी चीज का हमने आविष्कार किया. ईज ऑफ लिस्टिंग, कॉस्ट इफेक्टिव लिस्टिंग एंड ईज ऑफ कंप्लायंसेस. ये 3 चीजें जो हैं इसकी यूनिकनेस है एसएमई प्लेटफॉर्म की. ठीक है, जो मेन बोर्ड में नहीं है. आज आप जितनी आसानी से एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग हो सकते हैं, जितनी कॉस्ट इफेक्टिवली लिस्टिंग हो सकते हैं, और पोस्ट लिस्टिंग भी कंप्लायंसेस आपकी मिनिमल है. अब आप एक चीज, इसके साथ साथ आप एक चीज हमें और समझने की जरूरत है कि इक्विटी मार्केट जो है काफी रिस्की मार्केट है. ठीक है, इसलिए हमको जो है प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में बैलेंस करने की भी बहुत जरूरत है. चौथी चीज जो है, एसएमई प्लेटफॉर्म जब हमने इसकी संरचना की थी सारे लोगों ने मिलकर, तो हमने इसको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत नहीं किया. जब हम इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे जो है नॉर्मली ऐसे इन्वेस्टर जुड़ते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं. ठीक है, और जिनकी समझ होती है, जो ये नहीं है कि हम बस 2 दिन 3 दिन में हमने ट्रेडिंग की और निकल गए. हम ये इसमें ये चाहते हैं, जब सीरियस इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो जो 6 महीने साल भर रहे, जो कंपनी की व्यवस्था समझे और कंपनी की ग्रोथ में जो है ना हिस्सा ले. तो इसलिए जो है हमने ये टिकट साइज 1 लाख रखी. लेकिन साथ में हमने प्रमोटर्स के लिए एक और चीज किया, जो आपको मैं थोड़ी देर पहले कंप्लायंसेस में हिचक की बात कर रहा था ना, वो इसलिए था कि भाई आप एक बार जो है इस व्यवस्था से जो है आप भी पूरी तरह से परिपक्व हो जाओ. तो आपको हमने क्या बोला कि आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे 2 साल जो है यहाँ पे रहो, और 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद जब आप सारी व्यवस्था से अपने आप को समझ लो, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपकी अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर हो गई है और अगर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ के ऊपर हो गई है, तो आप मेन बोर्ड में 2/3 नॉन प्रमोटर्स की अप्रूवल लेकर के शिफ्ट कर सकते हो. और फिर मेन बोर्ड खुली है सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए. तो हमें एसएमई प्लेटफॉर्म में प्रमोटर्स लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप एसएमई प्लेटफॉर्म को लॉन्ग टर्म इन नेचर रखिए, आप इसको शॉर्ट टर्म ना बनाए. दूसरी चीज है कि शायद आपको भी फीडबैक मार्केट से मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मार्केट एक दूसरे ढंग से काम करती है, जहां पे सीरियस इन्वेस्टर ही वेल्थ क्रिएशन में जो है काम करते हैं. जी ठीक है, मेरा यही कहना. बिल्कुल अजय सर, आपने बिल्कुल संक्षिप्त में बताया, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा, आपने इसको क्लियर भी कर दिया. बख्शी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, अपना कीमती समय निकाला. और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी, अच्छे नोट पे और मुलाकात होगी, और अपने मुलाकातों का सिलसिला हम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, तो जल्दी आपसे भी मुलाकात वापस. बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.